another video, and in this video I'm going to discuss few examples of equilibrium of rigid bodies, and pretty soon we are going to discuss further topics of rotational mechanics, but let's work out few examples. The first example is at your screen. ये पहला एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में you can see कि there is a homogeneous ball, this thing of mass m, and it's suspended from a smooth vertical wall on a thread of length L. What is the tension force of the thread if the radius of the ball is equal to r? This is the question. This looks pretty simple question, and simple it is. ये simple question है भी, दिख भी रहा और ये simple है भी, but solve कैसे करें इसको? That's the problem. तो solve करने के लिए मैंने कुछ ये दो pictures बनाए हैं. You can see at your screen दो pictures बनाए हैं. इन दोनों pictures में पहला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पिक्चर है, दिस थिंग, इसको अगर आप देखेंगे तो मैंने फोर्सेस दिखाने की कोशिश की है. इस बॉल पर लगने वाले सारे फोर्सेस को, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी ऑफ कोर्स इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉल, दैट इज ऑफ कोर्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉल हियर. लेकिन सेंटर ऑफ द बॉल से ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी पास कर रहा, फ्रिक्शन एब्सेंट है, सो नॉर्मल का फोर्स इस सपोर्टिंग वॉल के परपेंडिकुलर लग रहा, और टेंशन का फोर्स कहाँ से पास करेगा ये मुझे पहले से नहीं पता, और मैं इस बात के लिए आपको बोल भी नहीं रहा हूँ कि पहले से आपको पता भी, आपको भी पता होना चाहिए, बिल्कुल नहीं. दरअसल क्या है ना कि आप यहाँ पर ऐसे सोचेंगे, टॉर्क्स का यूज करेंगे. अगर इसके सेंटर के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क अगर कैलकुलेट करना चाहें, सेंटर के अबाउट, इस बॉल के सेंटर के अबाउट अगर टॉर्क्स देखें तो mg का टॉर्क 0 होगा, क्योंकि टॉर्क इज r क्रॉस f, इसमें r का वैल्यू ही 0 है, सो mg का टॉर्क 0 होगा सेंटर के अबाउट. नॉर्मल का भी टॉर्क 0 होगा सेंटर के अबाउट, और तीन फोर्सेस लग रहा है. अगर तीसरा फोर्स टेंशन सेंटर को छोड़ करके किसी भी और जगह से लगता है तो सेंटर के अबाउट उसका जो टॉर्क होगा वो सर्टेनली इट्स गोइंग टू बी नॉन जीरो, और इसको इक्विलिब्रियम बनाना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी, तो इसको इस पर नेट टॉर्क का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, और 0 होने के लिए ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ज़रूरी है कि ये जो टेंशन का जो फोर्स है वो भी उसके सेंटर से पास करे. तो ये जस्टिफाई हो गया कि टेंशन का फोर्स भी सेंटर से पास करेगा. अभी ये सिर्फ जस्टिफाई हो गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है मेरे ख्याल में. आप ये जो दो ट्रायंगल्स देख रहे हैं, ये दिस वन और दिस वन, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और ये सिमिलर हैं तो हम लोग इस दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी का यूज करते हैं. और इस ट्रायंगल में जैसे मैंने mg का फोर्स इसको ले लिया और टेंशन इसी लाइन पर है, तो ये टेंशन है, तो इन दोनों mg नॉर्मल और mg का जो रिजल्टेंट होगा उसका भी वैल्यू टेंशन के बराबर ही होगा, बीच वाला जो साइड है ये. तो इक्विलिब्रियम में तो है, ये सारे फोर्सेस का सम 0 है. दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब कि अगर वेक्टर्स में लिखेंगे तो टेंशन प्लस नॉर्मल प्लस mg, इन सब का सब 0 है. तो यहाँ पर अगर हम लिखें एक स्टेटमेंट T अपॉन mg, साइड्स का रेशियो इस ट्रायंगल में, फोर्सेस वाले ट्रायंगल में T अपॉन mg, तो इसमें T के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो लेंथ ये है. इसका नाम अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज A, सो दिस लेंथ विल बी OA. और mg की जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है वो लाइन AB है,
यू कैन सी हियर। और यहाँ से टेंशन का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन इज इक्वल टू सिंपली mg OA अपॉन AB। अब इस OA का वैल्यू क्या होगा? तो OA का वैल्यू तो क्लियर है हमारे पास। OA का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से ये लेंथ L था और ये रेडियस है R, तो OA का वैल्यू L प्लस R हो गया। एंड यू कैन फाइंड दिस AB थिंग। Sorry, this one is not AB. AB is basically this length. और ये लेंथ तो हमें पता है, ये लेंथ रेडियस ही होगा। तो ये AB जो लेंथ है इसको भी हम लोग बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल से बात करें तो ये लेंथ R है और ये लेंथ L प्लस R है और ये लेंथ AB है। तो यहाँ से क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि AB स्क्वायर प्लस BO और OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर। दैट मीन्स AB इक्वल्स अंडर रूट OA डेट इज L प्लस R होल स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर डेट इज R स्क्वायर। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करके OA की जगह पर L प्लस R और AB की जगह पर जो वैल्यू आता है इसको कैलकुलेट करके वो आप रख देंगे and you will get your result। ये सिंपल सा एग्जाम्पल था, ये हमने सॉल्व किया। अब आप चाहो तो एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हो, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। ये एक आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक व्हील है, दिस वन, इसका रेडियस R है, कैपिटल R, और इसका मास स्मॉल m है व्हील का, एंड इट इज लीनिंग अगेंस्ट ए स्टेप ऑफ हाइट h। ये एक स्टेप है, इसका हाइट h है। व्हाट इज द लीस्ट फोर्स टू बी अप्लाइड टू द एक्सिस ऑफ द व्हील? व्हील का एक्सिस मेरे ख्याल में यहाँ से पास करना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हील। व्हील का एक रिप्रेजेंटेटिव प्लेन लेंगे, उसके परपेंडिकुलर इसी एक्सिस के अबाउट, यहाँ से जो एक्सिस पास करेगा इस एक्सिस के अबाउट दिस व्हील शुड रोटेट। तो व्हाट इज द लीस्ट फोर्स टू बी अप्लाइड टू द एक्सिस ऑफ द व्हील इन ऑर्डर फॉर इट टू रेज द स्टेप, टू राइज द स्टेप? ओके, एट व्हाट एंगल टू द होराइजन शुड इट एक्ट? This is the whole question। अब ये काफी पुराना, काफी मशहूर क्वेश्चन है और ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। बोलिए कैसे? व्हील को तो उठा लेना है, फिर ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन कैसे हो गया? व्हील को जेंटली उठाना है, सिर्फ उठा लेने के लिए, सिर्फ उठा लेना है इसको अपनी जगह से एक पॉइंट ऊपर हिला देना है, सिर्फ इस यहाँ से टच हटा देना है। इसके लिए उस फोर्स का वैल्यू चाहिए, लिस्ट फोर्स, मिनिमम फोर्स, सिर्फ यहाँ से कांटेक्ट हटा देना है। तो इसके लिए कंडीशन आप सोचो। मैंने इसका भी एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। डायग्राम यू कैन सी हियर एट योर स्क्रीन। आई थिंक दिस डायग्राम इज शोइंग। ये स्क्रीन पर तो आ रहा है ना? हाँ, ये दिख रहा है। तो स्क्रीन पर अगर आप देखना चाहें इस डायग्राम को, तो ये व्हील है, ये हाइट h है, ये व्हील है जिसका रेडियस R है। इसको ऐसे ऊपर उठाना था तो मैंने एक फोर्स लगा दिया है। सपोज दैट ये कुछ एंगल है जो कि मांगता है क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर इस व्हील को लगाएंगे। इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया। साथ में ये जो स्टेप है और यहाँ है, इस एंगल को मैंने कुछ अगर बीटा मान लिया, तो ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा ही होगा। ऐसे ही लिख दिया ये सब कुछ। तो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि पॉइंट ए के अबाउट इसको रोटेट करवाने की कोशिश करनी है।
पॉइंट ए, जो ये पॉइंट यहाँ पर दिख रहा, इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या करना होगा हमें? तो इस पॉइंट पर भी कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, इस व्हील पर ऑब्वियसली लग रहे होंगे, पॉइंट ए पर कांटेक्ट में है वहाँ पर। हो सकता है फ्रिक्शन लगे, हो सकता है कांटेक्ट के लिहाज से कुछ फोर्स लगे, बट उन फोर्सेस का टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका मोमेंट आर्म 0 होगा। सो पॉइंट ए पर अगर कोई फोर्स लग भी रहा है, तो अगर हम टॉर्क्स के बारे में बात करें, क्योंकि सिंपल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉर्क का क्वेश्चन है, एक लाइन में टॉर्क का आइडिया अप्लाई करने से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें पॉइंट ए पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इनके बारे में वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये इतना मामूली क्वेश्चन है फिर इनमें। तब पॉइंट ओ के अबाउट 2 फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक फोर्स जो एफ है ये, और दूसरा फोर्स एम जी जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। और ऑब्वियसली इसको उठाना है मिनिमम फोर्स लगा करके, तो ये ए के अबाउट एफ का जो टॉर्क होना चाहिए, ये एम जी के टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा। हम बोल सकते हैं कि एफ टॉर्क ऑफ एफ अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ए should be greater than equal to torque of mg about point A। तो हम f का मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। गेन क्वालिटी में बना रहा हूँ जानबूझ करके, मैथमेटिक्स वाली आदत चाहती नहीं है। तो यहाँ पर इक्वेशंस क्या लिख सकते हैं? f का जो टॉर्क होगा उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से ड्रॉ करें तो यही मिलेगा। हालांकि ये ऑलरेडी अच्छा पिक्चर एक बना हुआ था, दिस थिंग, ये। तो इसका वैल्यू क्या होगा? उसके लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये है कि दिस थिंग इज रेडियस और दिस एंगल आई टेकन इक्वल टू अल्फा, दिस एंगल एज बीटा। सो एफ का जो टॉर्क होगा पॉइंट ओ के अबाउट, इसके लिए हमें ये लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ अगर आर है, ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल है, तो ये आर अगर है तो दिस विल बी आर साइन अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज ये पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा है। और mg का टॉर्क निकालना हो तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, पॉइंट ए से mg पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस length is simply r cos beta. You can see here these things. I don't think this kind of observation is too much difficult for anybody. तो मैं इक्वेशन में लिखूं तो f का टॉर्क अगर मैं लिखूं तो टॉर्क ऑफ f will be f multiplied by r sin alpha plus beta, and this I am assuming it should be greater than equal to torque produced by mg at point A, क्योंकि हमें मिनिमम फोर्स चाहिए। तो mg का टॉर्क होगा mgr into cos beta, दिस थिंग। और ये हमने लिखा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, r दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। f का वैल्यू जो है यहाँ पर आया, f इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg cos बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा is a variable here, so alpha plus beta is a variable angle here, beta is a constant, अल्फा इज वेरिएबल हियर। अल्फा हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि फोर्स को कितने एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ लगाएंगे। सो अल्फा डिपेंड्स एट आवर विल, सो अल्फा इज वेरिएबल हियर, काइंड ऑफ वेरिएबल। तो एफ को मिनिमम होने के लिए, तो इसका मतलब ये पूरा जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर जो है साइन अल्फा प्लस बीटा इज ए वेरिएबल।
तो दैट मीन्स एफ का मिनिमम वैल्यू मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होना चाहिए। तो एफ मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा एम जी कॉस बीटा सिंपली, क्योंकि साइन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, साइन ऑफ एनीथिंग, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो 1 ही होगा। सो एफ का मिनिमम वैल्यू के लिए साइन अल्फा प्लस बीटा को मैंने 1 मान लिया। सो एफ मिनिमम वैल्यू होगा सिंपली एम जी कॉस बीटा। अब रही बात कि कॉस बीटा का वैल्यू इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करें, बहुत सिंपल है। इस ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को, ये एंगल बीटा है दिस थिंग। तो ये एंगल अगर बीटा है तो कॉस बीटा के लिए हमें बेस चाहिए, और बेस पता नहीं है, हाइपोटेनस पता है बदले में, दिस थिंग इज आर। बट ये बेस कितना होगा, सॉरी ये बेस कितना होगा, इसके लिए हमें ये पता है हमें। एंड दिस लेंथ इज व्हाट, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ r है और ये लेंथ h है। सो दिस लेंथ आई थिंक इज r माइनस h। जो बेस चाहिए, बेस का वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r माइनस h का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज द बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो हम यहाँ से कॉस बीटा का वैल्यू अब कैलकुलेट कर सकते हैं, और कॉस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एफ का मिनिमम वैल्यू वी विल गेट। दिस क्वेश्चन वाज सिंपल, बहुत सिंपल। इसके अलावा ये क्वेश्चन है और इसमें टी काफी छोटे में लिखा होगा, स्टाइल होगा स्लाइड का। There is a cube on a horizontal surface with what minimum force and at what angle to the horizon, horizontal के साथ, should the cube be pulled by the upper edge so that it overturns without slipping? Oh, slip नहीं करना. If the coefficient of friction is mu and the mass of the cube is m. एक फिगर भी बना होगा क्वेश्चन में, फिगर इज गोइंग टू बी यूजफुल हियर। तो सवाल ये उठता है कि वैसे क्यों बना हुआ है, आई डोंट नो। देखते हैं पहले सॉल्व करके, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फ्रिक्शन यहाँ पर है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है म्यू, और मास भी क्यूब का है। इस फोर्स का मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। स्क्रीन पर ये भी नहीं दिख रहा। एफ का मिनिमम वैल्यू चाहिए, और ये एंगल अगर कुछ सपोज दैट अल्फा है तो इस अल्फा का वैल्यू चाहिए एफ मिनिमम के लिए। तो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्यूब बना देता हूँ। देयर आर स्ट्रक्चर्स हियर, सो ए क्यूब विल बी फाइन। ओके, अच्छा क्यूब अभी क्या है? The cube is here. This I need to delete. एक क्यूब है, छोटा है काफी, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। It looks fine. Okay. काफी कुछ स्टाइलिश क्यूब है। इसके नीचे ये सरफेस भी है जो कि रफ सरफेस है, और यहाँ पर एक फोर्स लगाना है, इसको ओवरटर्न करना है।
तो जाहिर सी बात है कि ये क्यूब जो ओवरटर्न होगा ये इस पॉइंट के अबाउट होगा। इस पॉइंट का नाम कर मैं कुछ रख देता हूँ ये, और इस क्यूब का मास सेम था, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंदाजे से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और इस पर जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा वो mg होगा। अगर इस क्यूब का एज लेंथ अगर हम l मान लें तो mg और a के बीच का जो डिस्टेंस होगा a से mg पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसका वैल्यू l/2 होना चाहिए। और ये जो फोर्स है अगर किसी एंगल अल्फा पर लग रहा है तो इस फोर्स के अगर दो कंपोनेंट्स करें तो f cos अल्फा f sin अल्फा, और a के अबाउट अगर ओवरटर्न करना है तो सर्टेनली जो नॉर्मल फोर्स होगा, सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा जो क्यूब पर लग रहा होगा वो पॉइंट ए पर पहुंच चुका होगा, यहाँ पर उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। दिस इज द नॉर्मल। फ्रिक्शन फोर्स BC लाइन के लॉन्ग लग रहा होगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू μn हो चुका होगा। स्लिप नहीं करवाना है, लेकिन स्लिप करने के कंडीशन में तो पहुंच ही चुका होगा, उसके बाद ही ओवरटर्निंग होगी। फिलहाल तो स्लिप करने के कंडीशन में ये पहुंच चुका होगा। ओके, तो ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस में मेरे ख्याल में एक चीज तो क्लियर है कि f cos अल्फा का जो वैल्यू है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू μn। फ्रिक्शन से बड़ा मिनिमम के लिए वहां पर इक्वलिटी का सिंबल मैं ले लूंगा। और एक इक्वेशन तो ये मिलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। ये दोनों फोर्सेस मतलब मूव करने के कंडीशन में पहुंचाना, मतलब f cos अल्फा अगर μn से बड़ा भी है तो जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा तो होना ही चाहिए ना। इक्वल टू का मतलब ठीक है, मूव इक्वल टू के लिए वो फोर्स का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, लेकिन इनक्वालिटी में लिखने की आदत है मेरी, सो मैंने लिख दिया। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो वहाँ पर f मिनिमम इंटू cos अल्फा इक्वल टू μn लिख सकता है, लेकिन मैंने सिंपली f लिखा है। सो आई थिंक कि f cos अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू μn इज मैथमेटिकली करेक्ट। मैथमेटिक्स स्टूडेंट, सो कुत्ते की पूछ सीधी नहीं होती, तो f cos अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू μn। इसके अलावा बाकी जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको फायदा अगर हमें उठाया जाए, पॉइंट ए के अबाउट टर्निंग होनी है तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क्स अगर लें तो f sin अल्फा, नॉर्मल, μn सारे के टॉर्क जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सारे का मोमेंट आर्म जीरो हो चुका है। सिर्फ दो फोर्सेस हैं जिनका टॉर्क होगा, और उसमें भी फिर से मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट की तरह f cos अल्फा का जो मोमेंट आर्म है ये l है, एज लेंथ मैंने l माना हुआ है, तो f cos अल्फा इंटू l शुड बी ग्रेटर दैन, स्लाइटली ग्रेटर दैन, एंड f मिनिमम के लिए मिनिमम शुड बी इक्वल टू mg इंटू l/2। mg का टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट मैंने मोमेंट्स लिख दिए दोनों फोर्सेस के, और इनकी मदद से अगर सिचुएशन को सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन इस टाइम हमें n का वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि एक जगह n आ रहा है तो n का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कि यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो f sin अल्फा प्लस mg के बराबर है। यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन, फाइनल जो दो इक्वेशन प्रिपेयर होंगे वो ये होंगे, f cos अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू f sin अल्फा प्लस mg मल्टीप्लाइड बाई म्यू, ये μn, और दूसरा इक्वेशन ये है f cos अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg l/2। इस किस्म से चीजें आएंगी। अब इस किस्म से चीजें तो आ जाएंगी, ये तो सही है,
लेकिन अब आगे का काम कैसे करें, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी है मेरे पास। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास जो इक्वेशंस है मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। एफ कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी प्लस एफ साइन अल्फा, ये था। और दूसरा इक्वेशन था हमारे पास एफ कॉस अल्फा इंटू एल बाई टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी एल बाई टू। तो इन दोनों को फ़ायदा उठाते हुए मैं जो भी कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं वो सब तो दिख रही हैं कि क्या क्या कैंसिल होगा, उसको कैंसिल कर देंगे हम लोग। एल बाई टू, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये सिर्फ एल होगा नॉट एल बाई टू, क्योंकि एफ कॉस अल्फा का मोमेंट आर्म एल था। तो यहाँ से एल कैंसिल होने के बाद में एफ कॉस अल्फा का जो वैल्यू है वो एम जी बाई टू आया। दैट मीन्स एफ का वैल्यू एम जी अपॉन टू कॉस अल्फा आया। ये चीज़ें आ गई। तो आप इसमें सारे जो वैल्यूज हैं, इस यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को इस इक्वेशन में रख दें तो म्यू का वैल्यू हमें आ जाएगा। और एक बार म्यू का वैल्यू आ गया तो एफ का वैल्यू भी आ जाएगा। तो पहले तो मैं म्यू का वैल्यू, वैसे एफ का वैल्यू आ चुका है, बट छोड़ो हटाओ, यहाँ पर मैं इस पर एफ कॉस अल्फा की जगह पर मैं एम जी बाई टू लिख दूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी प्लस एफ की जगह पर मैं एम जी अपॉन टू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिखूँगा। इस सारे में एम जी कैंसिल हो जाएंगे और हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू वन प्लस टैन अल्फा अपॉन टू। इससे टैन अल्फा का वैल्यू म्यू के टर्म में आ जाएगा और म्यू वाज गिवन इन द क्वेश्चन। सो म्यू वी नीड टू यूज द वैल्यू ऑफ म्यू, और once we get the value of mu, once we get the value of alpha in terms of mu, tan alpha का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा। और अल्फा का वैल्यू पता चल गया तो एफ का वैल्यू भी पता चल जाएगा, and we will get our results. So थोड़ा सा ही क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चन के मुकाबले में थोड़ा सा टाइम ये ज़्यादा लेगा। एंड ये तो बस शुरुआत है। वो लैडर किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें, सीढ़ी वाले, बीम वाले, और बाकी के क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर लूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस। And I will upload few more and then we will move forward. Thank you.